आपकी अदालत में आज हमारी मेहमान है एक ऐसी साध्वी जो 9 साल जेल में रहने के बाद, पुलिस की प्रताड़ना सहने के बाद रिहा हुई है। उन पर इल्जाम थे बम ब्लास्ट कराने का, षड्यंत्र करने का, देशद्रोह का, हत्या का, हर तरह के आरोप। और आज पहली बार वो इन सारे सवालात का जवाब देने के लिए, इन सारे इल्जामात पर सफाई देने के लिए आपकी अदालत में आ रही है। प्लीज वेलकम साध्वी प्रज्ञा ठाकुर सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं आमंत्रित कर रहा हूं आज के प्रोग्राम के हमारे जज, जाने माने पत्रकार प्रदीप सिंह को। साध्वी प्रज्ञा जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप इतनी परेशानी उठा के, इतनी तकलीफ उठा करके आपकी अदालत। ये दिग्विजय सिंह जी जो हैं, मैं उनको दिग्भ्रमित बोलती हूँ। क्या है ये मुझे वर्तमान में तो जानकारी नहीं है, लेकिन वीर सावरकर जी का जो अभिनव भारत था, निश्चित रूप से वह देश के लिए कल्याणकारी था और उसके बारे में जानकारी। तो आपकी नीति यह है कि हम भी उन्हीं की तरह, जिस तरह से वो बम फोड़ते हैं, जिस तरह से वो लोगों को मारते हैं, हम भी वही काम करेंगे। देखिए, आतंकवादियों को मारने के लिए बॉम्ब ब्लास्ट की आवश्यकता नहीं होती। शठे साठ्यम समाचरेत हमारे शास्त्रों में कहा गया है। इसलिए दुश्मन को मारने के लिए अगर वो आतंकवादी हैं और हमें मारना है, तो उनको किस प्रकार से मारना है कि हमें उस परिस्थिति में तय करना पड़ता है कि सामने अगर दुश्मन है तो हमें उसको कैसे खत्म करना है। देखिए, दिग्विजय सिंह जो कांग्रेस के नेता, उन्होंने कहा था कि साध्वी प्रज्ञा का गैंग इतना खतरनाक है कि एटीएस के जो चीफ थे उस समय हेमंत करकरे, उनको भी डर लगता था। अच्छा लगा मुझे सुन के। ये दिग्विजय सिंह जी जो हैं, मैं उनको दिग्भ्रमित बोलती हूँ, क्योंकि वो कभी उनकी दिशा सही नहीं रही। व्यक्तिगत दुश्मनी निकालने के लिए उन्होंने जितना भी षड्यंत्र रच सकते थे वो मध्य प्रदेश से प्रारंभ किया और दिल्ली तक लेकर के गए। लेकिन और ब्रेक के रुकते हैं, और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में साध्वी प्रज्ञा पर इल्जामात और सवालात का एक और 13 दिनों तक उन्होंने मुझे गैर कानूनी तरीके से एक काल कोठरी में रखा। क्या पूछताछ करते रहे, सवाल पूछते रहे? बस पीटते थे। पीटते थे यानी महिला पुलिसकर्मी थी जो? नहीं, महिला पुलिसकर्मी नहीं थी, सभी एटीएस के पुरुष थे, अधिकारी थे और वो पीटते थे। पानी वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज हमारी मेहमान है साध्वी प्रज्ञा। 9 बरस जेल में रहने के बाद बाहर आई है। इन पर बहुत सारे गंभीर इल्जाम लगे और उनमें से एक इल्जाम इस वक्त आपके आपकी अदालत में साध्वी प्रज्ञा ठाकुर पर आरोप है कि इन्होंने सीरियल बम ब्लास्ट का षड्यंत्र रचा। साध्वी प्रज्ञा जी, 29 सितंबर 2008 को मालेगांव में बम फटे थे, सीरियल ब्लास्ट हुए थे। उसमें 6 लोग मारे गए थे, 101 लोग घायल हुए थे। और जो एंटी टेररिस्ट स्क्वाड है, जब उसने उसका इन्वेस्टिगेशन शुरू किया तो उन्होंने कहा कि इस षड्यंत्र में आप शामिल थे। बिल्कुल, एटीएस ने कहा कि आप शामिल ही नहीं हैं। एटीएस से को भी मैं बहुत दोषी नहीं मानती हूँ। एक बहुत बड़ा षड्यंत्र कांग्रेसी सरकार का, यूपीए सरकार थी उस समय केंद्र में, उनका ये षड्यंत्र था भगवा आतंकवाद। भगवा आतंकवाद को सिद्ध करने के लिए उन्होंने ये प्रारंभ किया। और मुझे, ये मेरा यूएसए का क्लाइंट है, इसने मुझे $800 पे किए वेबसाइट बनाने के लिए, लेकिन मुझे वेबसाइट नहीं बनानी आती। मैंने आगे एक इंडियन ये प्रारंभ किया और मुझे उसका मुखिया बनाया। एक सन्यासी को सबसे पहले मुखिया बनाया। निश्चित रूप से कोई भी इसके अंदर जाएगा तो ये पाएगा कि निश्चित रूप से एक षड्यंत्र के सूत्रधार इनको बनाने का प्रयास किया गया। पहला तो उन्होंने एविडेंस दिया कि जिस मोटरसाइकिल का इस्तेमाल इस ब्लास्ट में किया गया वो आपकी मोटरसाइकिल थी। उन्होंने बताया मोटरसाइकिल आपकी है,
मैंने कुछ कहा नहीं। हो सकता हो आपके नाम से है, पुलिस बोल रही है तो निश्चित रूप से कुछ जानकारी लेकर ही बोल रही होगी। तो मैंने कहा मुझे जानकारी नहीं, मैं 4 वर्षों पहले उसको बेच चुकी हूँ और उसके बाद मेरा उस गाड़ी से कोई संबंध नहीं है। कहीं से कहीं तक मैंने उस गाड़ी को देखा भी नहीं और मतलब भी नहीं है। मेरा उसके बाद संन्यास हुआ और मैं सन्यासी हो गई हूँ, तो इससे फिर मेरा कोई मतलब नहीं रहा कि बाइक 4 वर्षों पहले बाइक को मैं उसको देखूं और ये सब। इसलिए उन्होंने कहा और हमने कहा हो सकता है, क्योंकि मुझे जानकारी नहीं थी उसकी। पुलिस ने यह भी कहा कि जो षड्यंत्र के लिए मीटिंग्स हुई, फरीदाबाद में मीटिंग हुई या नासिक में मीटिंग हुई या देवलाली में मीटिंग हुई, उनमें आप शामिल थी? नहीं, मैं नहीं, किसी भी मीटिंग में मैं शामिल नहीं थी। और वो मीटिंग अभिनव भारत की, चार्जशीट में मुझे जानकारी मिली कि वो मीटिंग अभिनव भारत की थी और मैं अभिनव भारत की सदस्य नहीं हूँ। आप कहती हैं कि आपको 8 अक्टूबर को अरेस्ट किया, पुलिस का रिकॉर्ड कहता है कि 23 अक्टूबर को अरेस्ट किया। 13 दिनों तक उन्होंने मुझे गैर कानूनी तरीके से एक काल कोठरी में रखा। क्या पूछताछ करते रहे, सवाल पूछते रहे? प्रश्न तो उन्होंने कुछ ज्यादा किए नहीं, बस पीटते थे। उनका पीटना ये था कि किसी भी प्रकार से वो काफी बातें कहलवाना चाहते थे मुझसे, जो मैंने नहीं कही। पीटते थे यानी महिला पुलिसकर्मी थी जो? नहीं, महिला पुलिसकर्मी नहीं थी, सभी एटीएस के पुरुष थे, अधिकारी थे और वो पीटते थे। पानी। चाय रख लीजिए, पानी आ रहा है। देखिए, जब किसी पर पुलिस को शक होता है आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने का, तो फिर थोड़ी बहुत सख्ती तो पुलिस करती है, 1-2 थप्पड़ तो मार देती है। हाँ, 1-2 थप्पड़ मारती तो शायद मेरे ऊपर कोई असर भी नहीं पड़ता, लेकिन उन्होंने इतना भयानक टॉर्चर किया और ये मुझे तब भी समझ में नहीं आया कि ये मुझे पीटना शुरू क्यों कर दिए। रात से ही उन्होंने पीटना शुरू कर दिया, पहले कोई प्रश्न नहीं किया। तो मुझे भी ये समझ में नहीं आ रहा था आखिर पीटा क्यों जा रहा था, और बेल्टों से पीटा जा रहा था। बेल्टों से? हाँ, बेल्ट मतलब जो पुरुष बेल्ट लगाते हैं, ये बेल्ट नहीं होता है। जहाँ तक मुझे लगता है कि जो एक्सपेलर होता है, उसका जो पट्टा होता है चौड़ा, वो पट्टा होता है, उसमें वो एक लकड़ी की मूठ लगा लेते हैं, उसको व्यवस्थित करके उससे वो पीटते हैं। तो जब वो मारते थे तो एकदम से ये पूरे हाथ ऐसे उभरे चले आते हैं, सूज जाते हैं बुरी तरह से, यहाँ से यहाँ तक ये पूरे सूज गए। जब ये इतने टाइट हो जाते तो उन्हें लगता था ये कहीं फट ना जाए हाथ, तो फिर वो गर्म पानी में नमक डाल के हमारे हाथों को उसमें डलवाते थे। टॉर्चर करना, इतना भयानक टॉर्चर करना प्रारंभ किया कि कोई स्त्री तो दूर की बात है, एक कोई पुरुष भी है, ऐसा लगता है, कहा जाता है कि पुरुष बड़े शक्तिशाली होते, मजबूत होते हैं, तो वो सहन कर लेंगे, तो वो भी सहन नहीं कर सकते थे उस चीज़ को। और उसके बाद ज़मीन पर ठुकवाते थे, हाथ दीवार में ठुकवाते थे, कागज़ लेके उसको दबाते थे जिससे ये थोड़े से मुलायम हो जाए हाथ, और फिर वो पीटना शुरू कर देते थे। जब अगला दिन हुआ तो उन्होंने मेरे फ़ोन भी लिए और उसके बाद उन्होंने कहा कि अब तो मैं समझ में आ गया होगा कि हम लोग कौन हैं। तो मैंने कोई उत्तर नहीं दिया। जब उन्होंने कहा कि अभी भी अगर समझ में नहीं आया तो हम समझाना अच्छी भाषा में जानते हैं और अच्छे से समझाएंगे, तब भी मैं चुप थी, क्योंकि मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं इनसे कहूँ क्या। फिर उन्होंने कहा, तूने बॉम्ब ब्लास्ट किया है? मैंने कहा नहीं किया। ऐसे कैसे नहीं किया? तुम्हारी मोटरसाइकिल थी उसमें। मैंने कहा मेरी मोटरसाइकिल नहीं हो सकती, क्योंकि वो मोटरसाइकिल मैं 4 वर्ष पहले बेच चुकी हूँ, तो मेरा उस मोटरसाइकिल से कोई संबंध नहीं था जिस मोटरसाइकिल को आप बता रहे हैं। उसके बाद मैं कैसे कहूँ कि वो मोटरसाइकिल मेरी है? उन्होंने कहा नहीं, मेरे पास सबूत है इसके, और मैं, तुम्हारी मोटरसाइकिल थी, तूने बॉम्ब ब्लास्ट किया है, जीन्स पहन के गई थी तू वहाँ। मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं था, मैंने कोई बॉम्ब ब्लास्ट नहीं किया। एक दिन पिटाई की? उन्होंने एक दिन पिटाई नहीं की, उन्होंने 24 दिन तक पिटाई की मेरी, दिन रात पिटाई करते थे।
और इतनी बुरी तरह से मारते थे कि मेरे ये पूरे पैर हाथ नीले और काले पड़ जाते थे। उंगलियां भी ऐसी टेढ़ी नहीं होती थी, मैं ग्लास भी नहीं पकड़ पाती थी पानी पीने के लिए। भोजन मैं करती नहीं थी और सिर्फ पानी पीती थी। उसके बाद सोने का कोई नियम नहीं मीन्स सोने ही नहीं देते थे, जिससे मानसिक तौर पे एक व्यक्ति कमज़ोर हो जाता है और दिमाग घूमने लगता है उसका। बिल्कुल नहीं सोने दिया जाता, रात भर पीटते, दिन भर पीटते। और जब वो लोग थक जाते थे तो बैठ के वो हमें गालियां देना शुरू कर देते थे। इतनी अभद्र, इतनी गंदी गालियां देते थे जिसकी कल्पना नहीं थी, क्योंकि वो लोग थकते थे और फिर प्रश्न करते थे। फिर व्यक्ति बदल जाता था, मैं वही रहती थी, मैं रेगुलर उत्तर देती थी उनके। और उसके बाद वो लोग बदल जाते थे, फिर पान खाने जाते थे, सिगरेट पीने जाते थे, लेकिन मुझे रेगुलर वो बिजी रखते थे, जिससे कि किसी भी प्रकार से ये अपसेट हों और ये वो कह दें जो हम कहलवाना चाहते थे। क्या कहलवाना चाहते? वो ये कहलवाना चाहते थे कि आरएसएस के लोगों ने कहा और हमने ब्लास्ट किया, और किसने कहा, क्यों ऐसा कर रहे थे, ये मुझे समझ में नहीं आया था उस समय। पुलिस के बारे में इतनी सारी बातें आप कह रहे हैं, पुलिस भी किसी कानून से बंधी होती है, किसी ह्यूमन राइट से बंधी होती है, जवाबदेह होती है पुलिस। नियम ये होता है कि 24 घंटे के अंदर कोर्ट में प्रस्तुत किया जाता है और उसके बाद 48 घंटे में मेडिकल जांच होती है। ऐसा हमारे साथ कोई नियम की पूर्ति नहीं की गई। 13 दिन तक गैर कानूनी रख करके ऐसे जब वो ऑफिसर बुलाते थे तो जो लेडी कांस्टेबल वहाँ बुलाई गई थी लाइन से, तो वहाँ जब वो आती थी मुझे पकड़ती थी, तो एटीएस की एक सुवर्णा शिंदे करके लड़की इंस्पेक्टर थी, वो भी साथ में रहती थी। जाके जोर से पटकते थे ऐसे मुझे, तो दीवार में सिर लगता था और ऐसे ये जो पीछे का हिस्सा है ये जमीन में दीवार से लगता था। ऐसा दिन में कई बार हुआ करता था। रात में पूछते थे तो रात में हुआ ऐसा हुआ करता था। तो इतनी बुरी हालत हो गई, हम खुद नहीं संभल पाते थे कि आखिर शरीर टूट रहा है, मन टूट रहा है, क्या टूट रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आता था। एक ऐसा लगता था बस नशे में हूँ और उठा के पटका जा रहा है, चक्कर आते हैं, आंखें बंद हो जाती हैं, अंधेरा छा जाता है आंखों के सामने और फिर खड़े हो जाते हैं। फिर हमें दूसरी तरफ ले जाया जाता है और फिर वहाँ टॉर्चर किया जाता है। अकल्पनीय था, एक ऐसे कक्ष में लेके जाया जाता था जहाँ पे बहुत मंद लाइट रहती थी और ऐसे लोहे के कड़े उसमें जमीन में लगे रहते थे। उसे फंसा कर पीटते थे, उसे पैर फंसा देते थे, हाथ फंसा देते थे और उसके बाद भयंकर पीटते थे। और उनके अत्याचार एक मिलके नहीं, एक व्यक्ति नहीं पीटता था, सब इकट्ठा चक्र बना लेते थे और उसमें बीच में मुझे रखते थे और बेल्ट से एक साथ पीटते थे। तलवों में मारते थे, तलवों से लेकर के पूरे पैरों तक मारते थे। इसके बाद हाथों में मारते थे, जहाँ कोई स्थान नहीं ऐसा छोड़ते थे जहाँ मुझे बेल्ट नहीं पड़ते हों। बहुत बड़े पुलिस अधिकारी भी थे। आपने किसी से पूछा कभी कि क्या मेरे कोई अधिकार है, मेरा कोई कानूनी हक है? मुझे नहीं पता रहता था कि क्यों ऐसा कर रहे हैं। राजदूत होटल में लेकर के गए, वहाँ उन्होंने बहुत सारे तार वार बिछा दिए चद्दर के नीचे और उसके ऊपर चद्दर बिछाया, उस पर मुझे बिठा दिया, तमाम इंस्ट्रूमेंट कुछ खिड़कियों में लगा दिए। एक ऐसा टॉर्चर रूम वहाँ बनाया, इतना मारा कि मैं बेहोश हो गई। बेहोश होने के बाद वो लोग ऑफिसर मुझे एक शुश्रूषा हॉस्पिटल में लेकर के गए। वहाँ मुझे वेंटिलेटर पर रखा गया और जब मेरी रिपोर्ट आई तो उसमें लिखा था कि इनके मार लगने से इनके फेफड़े की झिल्ली फटी है और इसके कारण ये बेहोश हुई हैं और हमारे पूरे होंठ नीले पड़ गए थे, जैसे शरीर में ऑक्सीजन शायद बची ही नहीं थी, सांस बची ही नहीं थी। आपके रिश्तेदार होंगे, आपके वकील होंगे, क्या कोई पुलिस के दरवाजे पे नॉक करने के लिए नहीं आया? मैं बिल्कुल उनकी कस्टडी में थी पूरी तरह से। मुझे किसी से भी ना तो मुझे कोई खबर दी जा रही थी, ना ही मेरी खबर बाहर जा रही थी। वो मुझे पूरी तरह से कैप्चर किए हुए थे। तो बाहर के किसी व्यक्ति से आपकी मुलाकात नहीं हुई? आपके परिवार वाले, आपके शिष्य, आपके गुरु? एक बार हेमंत करकरे के ऑफिस में बुलाया और उसको पीट रहे थे, शिष्य को। मुझे वहां लेकर के गए और मैंने जब उसको पिटते हुए देखा
मुझे समझ में नहीं आया कि इसको क्यों पीट रहे हैं। उसको बहुत मारा, वो चिल्ला रहा था, चीख रहा था। फिर मुझे पास में लेकर के आया, बोले तुम इसको मारो, ये तुम्हारी गुरु है ना, इसको मारो तुम। तो बेल्ट उसको दिया और उससे कहा कि मारो। तो शिष्य है, कैसे स्वीकार करता। जब उसने मुझे नहीं मारा तो उसको बुरी तरह से पीट रहे थे। तो मैंने कहा तुम मारो मुझे, मारो मुझे तुम। तो एकदम से वो सन्न रह गया कि मैं कैसे, प्रश्नवाचक दृष्टि थी उसकी। मैंने कहा मारो मुझे, ये मेरा आदेश है। तो फिर उसने मुझे बेल्ट मारे, मैंने ऐसे हाथ कर दिया और वो बेल्ट चलाता रहा। तो ये लोग कहते और जोर से मारो, और जोर से मारो। जब शिष्य है, नहीं इतने प्रेशर से हाथ उठते, पावर नहीं लगता था। तो फिर वो बेल्ट पकड़े और उन्होंने फिर उसको मारा। हमें मारा कि ऐसे मारा जाता है, और फिर उसको मारा कि मार। तो वो चिल्लाने लगा साहब मत करवाओ ऐसा, मेरी गुरु है, साहब छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। पर वहाँ दया नहीं होती। मैंने कहा देखो उसको तुम मत मारो, तुम्हें मारना है तो मुझे मारो, तुम्हें मुझसे कुछ पूछना है ना तो मुझसे पूछो, उसे क्यों पीट रहे हो। जो कुछ भी बताऊंगी मैं बताऊंगी। उसको बचाने के लिए मेरे पास इससे ज़्यादा कोई और मार्ग नहीं था। तब उसको छोड़ा और फिर ऐसे चक्र बना के और मुझे बीच में बिठा के इतनी बुरी तरह से पीटा, क्रम से पीटते रहे। मैं आज नाम भी लूँगी, पहले भी मैंने नाम लिया है। एक परमवीर सिंह जो इस समय ठाणे के कमिश्नर हैं, वो आए और उन्होंने एक इंस्पेक्टर से बेल्ट लेके कहा तुम्हें ताकत नहीं है, कैसे तुम पुलिस वाले हो, खाते पीते नहीं हो क्या, ताकत नहीं है तुम लोगों में, और लाओ इसको तो मैं देखता हूँ। और फिर उन्होंने बेल्ट लिया और जितनी उनके अंदर ताकत थी वो पूरी उन्होंने हमारे ऊपर बरसाई। और जो लोग थे वो भी बेल्ट मुझे रेगुलर मारे जा रहे थे, पैरों में, हाथों में। और बस इसके अलावा मुझे तो कुछ होश ही नहीं था, एकाग्र थी कि मैं पिट रही हूँ और बस उस पीड़ा में ही थी, झंझन आ रही थी पूरी तरह से। और वो लोग लगातार मारते चले जा रहे थे। अकल्पनीय था, बिल्कुल अस्वाभाविक था, एक अप्राकृतिक था, असहनीय भी है किसी भी इंसान के लिए। लेकिन इस सब के दौरान आपका बाहर की दुनिया से कोई संपर्क नहीं था, बिल्कुल किसी भी नहीं वकील था। से, किसी व्यक्ति से? नहीं, बिल्कुल नहीं था, किसी से भी कोई संपर्क नहीं था और गलती से वो होने भी नहीं देते थे। मैंने उनसे कहा तुम मार डालोगे मुझे चलेगा, लेकिन मैं तुम्हारी कही हुई बातों को जो नहीं है मुझे ज्ञान में, मैं नहीं बोलूँगी। तो उसके बाद बहुत ज़्यादा पीटते थे दिन रात। उसमें बस इतना था कि मेरे पास शून्यता के अलावा कुछ नहीं था। एक लाल बाग के राजा की तस्वीर, कैलेंडर ऐसा लगा हुआ था, बस मैं उस कैलेंडर को ऐसे देखती रहती थी और मेरे ऊपर जो भी अत्याचार होते थे, गाली गलौज जो कुछ भी होता था, बस मेरा ध्यान वहाँ रहता था। बाकी तुम जो भी कहो कहते रहो, क्योंकि इतना असहनीय जो कुछ था, अगर मैं अपने ध्यान को उधर ले जाऊं या मैं उन चीज़ों को एक्सेप्ट कर लूं तो शायद मैं जिंदा ना बचूं। लेकिन ऐसे में पुलिस के पास और बहुत सारे हथियार होते हैं, पॉलीग्राफ टेस्ट कराना, ब्रेन मैपिंग टेस्ट कराना। ये उन्होंने करवाए मेरे, पॉलीग्राफी टेस्ट, ब्रेन मैपिंग टेस्ट, नार्को टेस्ट, ये सब टेस्ट 3-3 बार हुए मेरे। उन टेस्टों को करने के लिए भी ये मुझे गोपनीय तरीके से लेकर के जाते थे। ऐसे चेहरे पे कपड़ा उड़ा लेते थे, बुर्का उड़ा देते थे और उसके बाद ले जाते थे। तो मैंने उनको कहा कि मैं सन्यासी हूँ, काले बुर्के में मेरे ऊपर डाल मत देना, और तुम कितना भी कोशिश कर लो, तुम जो चाहते हो वो मैं नहीं करूँगी, क्योंकि तुम असत्य हो और कुछ तो बहुत बड़ा षड्यंत्र है। तो कहते थे मैं तुझे खत्म कर दूंगा, लेकिन पहले मेरा काम हो जाने दो। मैंने उसी बातचीत के दौरान एक लिखा, कुछ पंक्ति लिखी, मैं सन्यासी हूँ, मैं सन्यासी हूँ, इस आत्म तत्व को मिटा सके ना कोई, मैं वो अजर अमर अविनाशी हूँ, मैं सन्यासी हूँ। उन्होंने मुझे मिटाने का प्रयास किया। इतनी प्रताड़ना के बावजूद भी मैं उनसे एक ही बात कहती थी, मार लो तुम,
पीट लो, तोड़ रहे हो तोड़ दो, लेकिन ध्यान रखना मैं सन्यासी हूँ और इस आत्मा में जो मेरा ठाकुर विराजमान है, जो मेरी भारत माँ विराजमान है, जो मेरी राष्ट्रभक्ति है अंदर, वहां तक तो मैं तुम्हें पहुंचने भी नहीं दूंगी। क्या उन्होंने कोई आपको ऐसा रास्ता नहीं बताया, कोई प्रलोभन नहीं दिया कि आप स्वीकार कर लीजिए, मान लीजिए, हम आपको छोड़ देंगे, ये एक रास्ता? ये तो सरकारी काम है उनका, करते ही थे वो। उस समय तो ये सोच रहे थे कि मैं सबसे पहले इनको शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना से विक्षिप्त कर दूं, पागल कर दूं। और मानसिक प्रताड़ना यानी? मानसिक प्रताड़ना ये गाली गलौच और किसी से कुछ भी जोड़ देना, कुछ भी गंदा व्यवहार करना, मुझे क्या कहते हैं उसको, कुछ गंदी सीडी भी सुनवाई, पुरुषों को खड़ा करके गंदी सीडी सुनवाई, उसमें इतना गंदा कुछ थे शब्द। पहले तो मुझे समझ में नहीं आए, लेकिन फिर एक आध शब्द ऐसा लगा ये तो बहुत ही कुछ गंदा है, तो मैंने अपना ध्यान वहां से हटा लिया। तो उस समय मुझे बुलाया गया और वहां खड़ा कर दिया गया, तो मैंने उनसे कहा मुझे खड़े नहीं होते बन रहा है, मुझे बैठने दो। क्यों, मेरी शादी में आई है क्या? बैठेगी तू? खड़ी हो, सुन कौन है ये लोग, ये तेरे ऐसे बहुत अपशब्द, बहुत गंदे शब्द बोलते थे। और उसके बाद वो पूरी सीडी मुझे सुनवाई। किसी व्यक्ति ने उसमें कहा भी कि साहब इनको क्यों सुनवा रहे हो, ये सन्यासी है, माता जी हैं, इनको क्यों ऐसा सुनवा रहे हो साहब, हम लड़के हैं, हमें कह दो कुछ। तो उसको भी पीटा। और लेकिन कभी आपने उनको कहा होगा कि आपके कुछ राइट्स है, कुछ अधिकार है, कुछ वकील को बुलाने का, बात करने का? वहां तो कुछ होता ही नहीं है। मेरा जो अरेस्ट मुझे दिखा दिया तो मुझे आतंकवादी घोषित कर दिया, और इतना भयानक उसको रूप दे दिया इस बॉम्ब ब्लास्ट को, वो तो था, लेकिन मुझे मेरे ऊपर आरोप लगा करके इतना भयानक स्वरूप दे दिया कि जो मेरे पूर्व आश्रम के बहन और बहनोई थे उनको होटल में जगह नहीं दी किसी ने, और मिलने के लिए जाते तो ये लोग मिलने नहीं देते थे। आपने जो बताया ये सुनकर के किसी का भी दिल दहल जाएगा, लेकिन इतना टॉर्चर सहने का साहस कहाँ से आया? लाइन में आपको कहती हूँ, ना मैं ब्राह्मण, ना मैं क्षत्रिय, ना मैं ब्राह्मण, ना मैं क्षत्रिय, ना वैश्य शूद्र, ना जाति हूँ। इदम राष्ट्राय इदन्नमम, मैं वो अच्युत शासी हूँ, मैं सन्यासी हूँ। मुझे कुछ लोगों ने बताया कि जब इतना टॉर्चर होता था उसके बावजूद आप गीत गाती थी वहाँ? हाँ, मैं गीत गाती थी। मुझे ये लोग एटीएस वाले पेशी पे लेकर के गए, मुझे अरेस्ट दिखाया। अरेस्ट दिखाने के बाद जब वापस आए तो टॉर्चर तो थी, बहुत बुरी हालत थी मेरी। और उसके बाद ये लोग अंताक्षरी खेलने लगे, तो कहते हैं अरे आतंकवादी तू भी बोल, जरा कुछ तो बोल। तो मैंने उस समय गीत गाया, एक बड़ा अच्छा गीत है, मधुबन खुशबू देता है। ये गीत फिल्मी है लेकिन बड़े अच्छे शब्द हैं। मैंने गाया, मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है, जीना उसका जीना है, जो औरों को जीवन देता है, मधुबन खुशबू देता है। इल्जाम और भी हैं मेरे पास में, और यहाँ जो लोग बैठे हैं इनके सवाल भी हम लेंगे, लेकिन एक ब्रेक के लिए भी रुकेंगे, और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में साध्वी प्रज्ञा पर इल्जाम और सवाल का एक बार। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज हमारी मेहमान हैं साध्वी प्रज्ञा ठाकुर। हम इल्जाम लगा रहे हैं, सफाई मांग रहे हैं साध्वी प्रज्ञा ठाकुर से। आपकी अदालत में अगला आरोप है कि इन्होंने पहले ये बात शरद पवार ने कही थी, ये 2008 की बात है, केंद्र सरकार में मंत्री थे,